अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 2019 के पेपर का पार्ट बी किया था। आज हम उसका सेक्शन सी करेंगे। और सेक्शन सी में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियसली काफ़ी बार समझा चुका हूँ, ना सिर्फ पास्ट पेपर्स में बल्कि इससे पहले लेक्चर्स की जो वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें भी समझा चुका हूँ। तो टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, हम उनको सिर्फ थॉरली एक दफ़ा सी थ्रू कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। और उसके अलावा मेरी कोशिश ये होगी कि जो अभी तक नहीं समझा है उन क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दिया जाए। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, जो कि ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो इसको जस्ट सी थ्रू कर लेते हैं कि किस तरह। वही क्वेश्चन है, आपने ये डायग्राम बनानी है, रे डायग्राम। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है सिंपली अल्फा बीटा की वैल्यूज इसी डायग्राम से एक्सट्रैक्ट करनी है और उसके बाद इन वैल्यूज को पुट करना है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। उसके बाद जस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स हैं कुछ, ये वैल्यूज हमने पुट की। उसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस और ऑब्जेक्टिव दोनों सेपरेटली निकालनी है। पहले हमने ऑब्जेक्टिव की निकाली जो कि M1, देन आई पीस की M2। उसके बाद इस इक्वेशन को जो टोटल मतलब इसकी M निकलती है मैग्निफिकेशन, वो M1 इंटू M2 करके निकलती है। तो जस्ट इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दिया। एज द आई पीस एक्ट्स एज हेयर एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आई पीस का मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट कर रहा है, तो आई पीस का मैग्नीफाइंग पावर इस तरह लिख दिया इन्होंने। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई कैपिटल एम की, मतलब मैग्निफिकेशन की, कुछ इस तरह से। ये वैल्यूज हमने पुट करते गए, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं कुछ। और फाइनली हमारे पास एम की वैल्यू आ गई L/F1 D/F2+1, L/F1 इंटू D/F2+1। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है डॉपलर्स इफेक्ट का। ये क्योंकि अभी तक नहीं समझा है तो इसको कोशिश करूंगा थोड़ा डिटेल में समझाने की। डॉपलर्स इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। The variation in pitch of sound with the relative motion between listener and observer is described as Doppler's effect. Doppler's effect basically क्या describe करता है कि क्योंकि कोई भी अगर साउंड हो तो उसमें एक लिसनर होता है और एक ऑब्जर्वर सोर्स होता है। बेसिकली ये लिसनर एंड सोर्स है। लिसनर एंड ऑब्जर्वर तो एक ही चीज हो जाएगी, तो लिसनर एंड सोर्स है बेसिकली। तो इसको मैं एक दफा करेक्ट कर लेता हूँ, लिसनर एंड सोर्स। तो होता क्या है बेसिकली, डॉपलर्स इफेक्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल बहुत कॉमनली यूज की जाती है एम्बुलेंसेस की। कि अगर हम कहीं रोड पे हो तो एम्बुलेंस की आवाज हमें आ रही होती है। तो अगर विद टाइम उसकी आवाज इंक्रीज हो रही हो तो हम ये समझते हैं कि वो टुवर्ड्स अस आ रही है। मतलब हम अगर रुके हुए हैं और एम्बुलेंस कहीं पीछे से आ रही है, हम कहीं ट्रैफिक में रुके हुए हैं, तो वो टुवर्ड्स अस आ रही है, हमारी तरफ आ रही है। तो जल्दी जल्दी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या पिच है उसके आवाज की, वो इंक्रीज होती रहेगी। और अगर हम भी मूव कर रहे हैं और वो भी टुवर्ड्स अस आ रही है, तो थोड़ा सा आराम, मतलब एज कम्पेयर टू जब हम रुके हुए हैं उससे थोड़ा आराम से हमारी तरफ इंक्रीज होगी वो साउंड उसकी। और सिमिलरली अगर वो अवे फ्रॉम अस जा रही हो, हमसे दूर जा रही हो, एम्बुलेंस ऑपोजिट रूट पे जा रही हो, तो उसकी हल्के हल्के पिच कम होती रहेगी। तो ये जो रिलेटिव मोशन है इसको बेसिकली रिलेटिव मोशन कहते हैं। कि एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जर्वर और एक सोर्स का जो रिलेटिव मोशन है उसके वजह से जो चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आती है पिच ऑफ साउंड में, वो डिस्क्राइब करता है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट की मदद से हम वो डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ हमें दो कंडीशन दी हुई है, दो केसेस दी हुए हैं। द लिसनर मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, सोर्स यहाँ रुकी हुई है, लेट्स से एम्बुलेंस रुकी हुई है एक जगह पे और उसका सायरन बज रहा है, और जो लिसनर है वो टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है। तो क्या कंडीशन होगी, क्या चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी में। तो लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वी नॉट, ऑब्जर्वर की या लिसनर की वेलोसिटी वी नॉट है, तो चेंज वेलोसिटी होगी, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ये चेंज वेलोसिटी होगी, मतलब जो न्यू, सॉरी, जो चेंज फ्रीक्वेंसी होगी, वेलोसिटी नहीं, मैंने गलत वर्ड यूज किया है। चेंज फ्रीक्वेंसी, जो चेंज फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली
इस तरह निकलेगी रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो वी नो दैट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इक्वल टू v प्लस वी नॉट फॉर दिस केस। हर केस में डिफरेंट है। अच्छा, इसकी मजीद डिटेल जब हम इस लेक्चर को बना रहे होंगे तो A to Z हम सारी चीजें क्योंकि उसमें फाइंड आउट करेंगे तो आपको मजीद डिटेल पता चलेगी। इसमें जो वी नो दैट इस तरह से लिख के आ रही हैं चीजें, वो ऑलरेडी पिछले केसेस में निकल के आ चुकी हैं, इसलिए मैं जस्ट उन्हें मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो लैम्डा का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी v अपॉन f। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये दोनों वैल्यूज जो हमने निकाली हैं रिलेटिव वेलोसिटी की और लैम्डा वेवलेंथ की, ये दोनों इस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में हम पुट कर देंगे इस तरह से सिंपली। यहाँ f के ऊपर आ गया क्योंकि डिवाइड में था, मतलब डिनोमिनेटर में डिवाइड में था, तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। वही सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स, इन दोनों के साथ अलग अलग v को लिखा, फिर v इस तरह कैंसिल हुआ और फिर आगे हमारे पास 1 आ गया, 1 प्लस वी नॉट अपॉन वी इंटू एफ। ये सिंपली हमारा रिलेशन बन गया जब हमारा लिसनर मूव कर रहा हो और सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी हो। तो जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास, चेंज फ्रीक्वेंसी आएगी, उसका ये रिलेशन बनेगा। सिमिलरली द लिसनर मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब लिसनर मूव कर रहा है, नहीं, सेकंड केस में द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगेन इसको ठीक कर लेना। तो हमारा सेकंड केस बनेगा कि सोर्स मूव कर रही है टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब जो एट रेस्ट हो, जो रुका हुआ हो, जिसमें मोशन ना हो। स्टेशनरी लिसनर की तरफ सोर्स मूव कर रही है। तो लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हम यहाँ पे भी वी नॉट ही लेंगे, और वी नो दैट यहाँ जो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी v प्लस वी एस, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो क्योंकि अब यहाँ सोर्स मूव कर रही है अवे फ्रॉम लिसनर, तो v प्लस वी एस, और यहाँ जो हमारी चेंज वेवलेंथ बनेगी अगेन वो बनेगी v प्लस वी एस अपॉन एफ। क्योंकि जिस तरह से अवे मूव करती जाएगी उसकी वेव लेंथ बड़ी होती जाएगी, वेव की जो ओवरऑल लेंथ है वो बड़ी होती जाएगी, तो v प्लस वी एस हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ यही इसी फॉर्मूले से हमने इसको ड्राइव किया, जस्ट f को उधर भेजा और इसको नीचे लिया। हम चेंज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। चेंज फ्रीक्वेंसी के लिए ये v अपनी जगह पे रहेगा और इसकी वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन बन जाएगी। ये कैसे बनी? ये जस्ट वैल्यूज डिवाइड में ही, और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में डिवाइड में था तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया सिमिलरली। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गई। इसके बेसिकली 6 केसेस हैं, लेकिन सारे तो नहीं आते करने को, लेकिन आपको समझने के लिए सबके केस ए समझ लें, मतलब 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, तो उसका बी खुद ही समझ आ जाता है। इजी है ये, इतना मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ आर न्यूटन रिंग्स फॉर्म, डिस्क्राइब एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। Newton's ring are formed when light waves reflect off a convex lens and a flat glass surface, creating interference patterns. Interference patterns जब create होते हैं तो उसकी वजह से न्यूटन रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी, जिसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस रिस्पेक्टिवली बनती हैं। तो अब यहाँ हमें ब्राइट फ्रिंजेस के लिए बोला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो हमारे पास ब्राइट रिंग्स बनती हैं। तो पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा m प्लस 1/2 लैम्डा होता है, और पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 2t होती है, वेयर t इज द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। तो जस्ट हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट करा दिया, 2t इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा हो गया, वेयर m की वैल्यू यहाँ पे 0 +-1 +-2, इट कैन बी एनीथिंग। तो वी नो दैट t की वैल्यू, ये अगेन पिछली पूरी ड्राइव होती हुई आई है, पिछले स्टेप से या पिछले इससे रिलेटेड जो पिछली कैलकुलेशन है उससे ड्राइव होती हुई आई है। तो t इक्वल टू r²/2r। यहाँ इन्होंने पूछा तो है नहीं कि पिछलों का रेफरेंस दें, तो इसमें आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि अगर आप इन वैल्यूज को याद रख लें तो आपको जस्ट इनको मेंशन करना है
और इन वैल्यूज को पुट करते हुए ड्राइव करनी है इक्वेशन। पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट किया, हमारे पास ये कंडीशन बन गई, जैसे टी की जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और आर स्क्वायर की हमारी कुछ इस तरह वैल्यू बनी और आर की वैल्यू बनी, पूरे को अंडर रूट में ले लिया, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अच्छा, यहाँ n इक्वल टू m प्लस 1 होता है, तो m इक्वल टू क्या होगा, ये अगेन स्मॉल m से शो करना चाहिए था, इसको कैपिटल M से कर दिया मैंने, बट कोई बात नहीं, इसको बस आप समझ लें स्मॉल m है। तो ये स्मॉल m का जो वैल्यू आई है वो n-1 आई है, तो जस्ट इस इक्वेशन में m की जगह n-1 पुट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हमने प्लस माइनस करा दिया, जो भी हो रहा है ये, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, तो -1/2 आ गया यहाँ पे, r इक्वल टू, ये हमारी फाइनल रिलेशन बन गई। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। बहुत इजी और कम कैलकुलेशन है, इसमें कोई इतने लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं, सिर्फ ये 2 वैल्यूज याद रखनी है जिनमें हमें पुट करके फाइनली आंसर करना। अगेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड आ गया, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये मैंने पूरा आपको, अगर आप लेक्चर में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह बना है और किस तरह इसकी प्रोजेक्शन गिर रही है और किस तरह पोजीशन वेक्टर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा अगर आप जो इस टॉपिक का लेक्चर है उसमें जाएंगे, अगर हमारी प्लेलिस्ट में। ये वेक्टर्स है हमारे पास, पूरा स्टेप बाय स्टेप इन नोट्स में भी मैंने समझाया हुआ है, और आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, स्टेप 1 में हमने ये किया, स्टेप 2 में ये, स्टेप 3 में ये, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। और फाइनली हमने इसका ना सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला बल्कि डायरेक्शन भी निकाली इसकी। और अगेन इंक्लाइंड प्लेन भी लेक्चर में भी समझाया है और ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ पहले भी, तो जस्ट इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस वगैरह हैं, और इसके बाद एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पे फोर्सेस क्या क्या अप्लाई हो रही हैं वो लिखा, और ये केसेस हैं ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो, और ब्लॉक मूविंग डाउन, इफ द ब्लॉक इज मूविंग डाउन, इफ द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन वेयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, इनमें से कोई भी कंडीशन हमें दे सकते हैं पेपर में। तो यहाँ इन्होंने बेसिकली जो दी है, ऑल्सो शो दैट all the bodies sliding down on frictionless inclined plane have same acceleration। अच्छा, यहाँ frictionless के लिए हमें दिया है inclined plane के लिए, बेसिकली हमें ये सारे ही केसेस इसमें ड्राइव करने थे और सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये जो नोट्स मैंने बनाया है ये बहुत सिंपल वर्डिंग में बनाने की कोशिश की गई है ताकि आपको सिर्फ समझ में आए, ना सिर्फ समझ में आए बल्कि आपको याद करने में भी आसानी हो, वरना नोट्स में काफी डिटेल्स लिखी होती है जिसको याद करने में मुश्किल होती है। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, डेप्थ का मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो उसको एक दफा फिर देख लेता। डेप्थ के लिए वैल्यूज है हमारे पास, ये डायग्राम से समझाने की कोशिश की गई है। अगर हम और डेप्थ में जाएंगे तो क्या वैल्यूज में डिफरेंस आएगा, हमारी आर ई हमारा कम हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर ई माइनस डी हो जाएगा बेसिकली ये आर ई, और इनकी वैल्यूज को पुट किया इक्वेशन में, और जो स्टेप्स हमने यहाँ किए हैं वही स्टेप्स एक बार सिमिलरली ऐसे ही रिपीट होंगे आर ई माइनस डी के लिए, और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में फिर हम डिवाइड करा के फाइनली वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये ऑलरेडी मैं पहले भी समझा चुका हूँ, पास्ट पेपर में भी आया है, पहले ही काफी डिटेल में समझा चुका हूँ, तो इस पर मजीद टाइम हम नहीं लगाएंगे। ये 2 इक्वेशंस आ गई, ये 2 इक्वेशन बेसिकली एक ही जैसे स्टेप से आई हैं, सिर्फ फर्क ये था आर ई की वैल्यू का, जो हमने आर ई की वैल्यू डिफरेंट ली है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड कराया, जो वैल्यूज बची वो लिखी, और इस जी, ये जो स्मॉल जी था उसको इक्वल टू के दूसरी साइड पे भेज के हम फाइनली इसकी रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह। इजी स्टेप्स हैं, कोई इसमें मुश्किल ऐसे स्टेप्स नहीं है कि आप अगर इसको देखें भी तो आपको समझना है। अच्छा, एल्टीट्यूड मतलब हाइट के साथ जो वेरिएशन आती है वो भी इसमें बोला था फाइंड आउट करने को। तो हाइट जब बढ़ेगी
तो रेडियस भी बढ़ेगा। अगर हम अर्थ है, ये अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये बेसिकली हाइट है अर्थ की सरफेस से हम जितना ऊपर जाएंगे। तो द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस, सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी हमें दी जाती है, वो है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, या इसको इक्वेशन 1 लेते हुए चलेंगे। और जितना हम ऊपर जाते रहेंगे, डेप्थ में जा रहे थे तो रेडियस कम हो रहा था, तो आर ई माइनस डी लिख रहे थे हम। अब सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो रेडियस हमारा बढ़ रहा है ओवरऑल, तो यहाँ आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो द न्यू वैल्यू ऑफ जी बिकम्स, आर ई की जगह हम आर ई प्लस एच लिख देंगे न्यू वैल्यू के लिए, और न्यू वैल्यू को हम जी प्राइम से शो करते हैं। ये इक्वेशन 2 बन गई। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें जी प्राइम की ही वैल्यू चाहिए यहाँ। इन दोनों इक्वेशंस को जब डिवाइड करेंगे हम, जस्ट उनकी वैल्यूज लिखी यहाँ, जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हुआ और हमारे पास एक रिलेशन बन गई कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ अब क्या स्टेप करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, बेसिकली ये मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हुआ है। अगर आपने मैथ्स में मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है तो आपको समझ आएगा ये। वैसे आपकी बुक में जो इसके कोई स्टेप्स नहीं दिए हुए कि मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप बाय स्टेप या फॉर्मूला कोई मेंशन नहीं है, तो इससे बेसिकली ये आसानी हो जाएगी आपको कि वैसे ही छोटी वैल्यू है और हमें ज्यादा इसको एक्सपेंड भी नहीं करना, तो जस्ट आप वैल्यूज देख लें, 1 प्लस 2h अपॉन आर ई प्लस 2h एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, यहाँ तक बस हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो आपको ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख दें और ये सॉल्व हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन से। जब आपकी बुक में ही इसकी डिटेल नहीं लिखी तो आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एच क्योंकि बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम कितनी हाइट पे जितनी भी हाइट पे जा रहे हैं वो छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में। तो अगर हम यहाँ इस वैल्यू को देखें, स्क्वायर करके उसको डिवाइड करें, तो ये तो नेग्लेजिबल हो जाएगी, 0.0000 करके कुछ आएगी वैल्यू। तो इस वैल्यू को, स्क्वायर वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी और इस टर्म को हम लेकर आगे चलेंगे। इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया और सिंपली हमारे पास जो ये टर्म बची थी, हमने इस जी की क्योंकि वैल्यू निकालनी थी तो इस जी को उधर भेजना था हमें, तो इसको भेज के सिर्फ क्या चेंज आया, क्योंकि ऊपर था, अगर ये नीचे वाला उधर भेजना होता तो हम सिंपली ऐसे भेज देते, लेकिन ये ऊपर वाला इधर गया और इसको जी प्राइम को हमें न्यूमरेटर में भी लाना था, उसकी वजह से जस्ट क्या चेंज आया। आपको स्टेप्स वगैरह इसमें भी शो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस पॉजिटिव साइन को यहाँ नेगेटिव कर दें। तो जी प्राइम की जो आपकी न्यू वैल्यू आई वो आई 1 माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू जी। तो इन डेरिवेशंस को जितना इजी बनाया जा सकता था बनाने की कोशिश की गई है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर और पेपर में भी इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है आपको क्लैरिटी मिली होगी इस हवाले से। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी हमेशा ओपन है, वहां आप आके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, न्यू वीडियोस हैं, उनको उनसे अपडेटेड रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आई होप आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।